हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का प्रश्न है वह 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 यानी कि इंडियन पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। देखिए, यह प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आ जाएं तो हो सकता है कि वह थोड़ा सा ज्यादा समय आपको उस पर देना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार आप सभी को कह रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ठीक है, बीपीएससी का पीवाईक्यू आप लोग सॉल्व करिए, यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मेंस का, यूपीएससी का मेंस का आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी सिलेबस से मिलता जुलता टॉपिक हो उन सभी का। क्योंकि जो प्रश्न आप देखेंगे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे प्रश्न अक्सर पीसीएस में अभी तक पूछे नहीं गए हैं। प्रश्न है, विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन करें। यानी कि प्रश्न जो आप देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत साइंस एंड टेक से पूछ लिया गया है। यानी कि विधायी निर्माण जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें एआई की क्या भूमिका है। ठीक है, देखिए शॉर्ट नोट्स के लिए आपको 4 मिनट का समय मिलेगा। अगर ऐसे प्रश्न आपको आ जाएंगे लिखने के लिए तो हो सकता है कि ज्यादा समय आपको यहां पर देना पड़ेगा। तो आप लोग पॉलिटी का जितना सेक्शन है, विधि निर्माण प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का यूज किस प्रकार से किया जा सकता है, उन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो 68वीं और 69वीं में जो शॉर्ट नोट्स पूछा गया है उसे आप कंप्लीट कर लें। दूसरी बात, आप एक बात गौर करेंगे, अगर आप यूपीएससी का पीवाईक्यू अगर मेंस का देखेंगे तो वहां से भी कुछ प्रश्न जो हैं वह बीपीएससी ने 69वीं में शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत पूछा है। ठीक है, तो आप लोग जब तैयारी कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो यूपीएससी का पीवाईक्यू मेंस का भी आप लोग कम से कम प्रश्न को जरूर आप लोग देखिए, उसका सॉल्यूशन परचेज कर लीजिए, प्रश्न को देखिए, और अगर आपको उत्तर लिखने में कठिनाई आ रही हो तो तब उसका आप लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को देखिए और उसके बाद चलिए हम लोग मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं इसका। विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन करें। स्पष्ट है कि यह शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत पूछा गया है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहां पर लिखना है। बदलते वैश्विक दौर में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ रही है। विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में एआई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि कई बार जो ऐसा होता है कि साइंस एंड टेक का जो यूज है वह विधायी निर्माण प्रक्रिया में अगर साइंस एंड टेक का यूज किया जाए तो निस्संदेह जो विधायी प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आएगी। दूसरी बात, त्वरित स्तर पर वे कार्य संपन्न हो पाएंगे, जल्दी निर्णय लेने की प्रक्रिया वहां पर संपन्न होगी। ठीक है, तो इसे पॉइंट वाइज रूप में आपको लिख देना है। विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की क्या भूमिका है, आइए इसे हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, एआई उपकरण विधि निर्माताओं को प्रतिक्रियाएं तैयार करने, अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने, विधेयक के बारे में जानकारी प्रदान करने तथा विधायी मसौदा को तैयार करने में सहायक साबित हो सकता है। अगर एआई उपकरण का प्रयोग विधि निर्णय निर्माता करते हैं, विधि जो नीति निर्माता हैं वे अगर एआई का प्रयोग करते हैं तो निस्संदेह इससे जो क्वालिटी है अनुसंधान की वह बढ़ेगी। जल्दी कोई काम अगर सर्च करना हो, रिसर्च करना हो, डेटा कलेक्शन करना हो तो वह फुर्तीले तरीके से किया जा सकता है। विधायी मसौदा को तैयार करने में आसानी होगी और विधेयक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण यूज है अगर एआई का प्रयोग विधि निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है तो। दूसरा यूज है, एआई बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी और सटीक रूप से संसाधित कर सकता है। एआई का प्रयोग अगर आपने एआई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कवर किया होगा तो एआई का यूज में एक सबसे महत्वपूर्ण यूज यह भी है कि वह डेटा का बहुत तेजी से रिकवरी और कलेक्शन करता है। ठीक है, तो अगर उसे विधि निर्माण प्रक्रिया में यूज किया जाए तो बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी और सटीक रूप से यह संसाधित कर सकता है, सटीक रूप से यह संशोधित करके पेश कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, एआई नागरिकों की शिकायतों और सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर सकता है और उन मुद्दों को चिन्हित कर सकता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अगर किसी
फीडबैक की आवश्यकता हो, किसी नीति से संबंधित या फिर किसी स्कीम से संबंधित अगर फीडबैक की आवश्यकता हो, या फिर सोशल मीडिया ट्रेंड को अगर जानना हो, तो सोशल मीडिया ट्रेंड को जानने में भी एआई काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और अगर सोशल मीडिया का डेटा कलेक्शन हो जाएगा तो उसके आधार पर हम उन महत्वपूर्ण मुद्दों को चिन्हित कर पाएंगे जिसका ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में, या फिर जिसकी ज्यादा पब्लिक डिमांड है। ठीक है, तो एआई का यूज यहां पर भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। कोई भी स्कीम आप तभी बना पाएंगे, कोई भी पॉलिसी की फॉर्मेटिंग आप तभी तैयार कर पाएंगे जब उस पॉलिसी से संबंधित आपके पास डेटा उपलब्ध होंगे। उस पॉलिसी का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, या आपने कई बार देखा होगा कि सरकार क्या करती है। जैसे आप कॉमन सिविल कोड का आप एग्जांपल लीजिए, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का आप एग्जांपल लीजिए। सरकार के द्वारा कई बार किया जाता है कि लोगों के द्वारा अपने विचार को आमंत्रित किया जाता है। तो जब लोगों के द्वारा किसी मुद्दे पर अपने विचार को आमंत्रित किया जाता है, तब उस समय आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग जो होते हैं, बुद्धिजीवी लोग, या फिर जिनके पास जानकारी होती है उस मुद्दे से संबंधित, तो वे अपने विचार को अभिव्यक्त करते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी। तो जो सोशल मीडिया पर विचार अभिव्यक्त करते हैं लोगों के द्वारा, उन सभी विचारों को, उन सभी डेटा को कलेक्ट करना और क्या किसके बारे में क्या बात चल रही है उसके आधार पर एक बेहतर रिपोर्ट तैयार करने में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और उसी ट्रेंड के आधार पर यह जानकारी मिल पाएगी, यह पता चल पाएगा कि उस चीज के बारे में लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो एआई का भी यहां पर बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। अगला है एआई शोध और कानून का मसौदा तैयार करने जैसे समय लेने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकता है। यानी कि कानून का मसौदा, आप देखेंगे कि कानून का मसौदा तैयार करने में कितना समय लगता है। मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उनको एक टास्क सौंपा जाता है और जो भी महत्वपूर्ण टीम मेंबर होते हैं वे हैंड रिटन रूप में एआई का मसौदा तैयार करते हैं। फिर उसके बाद उसकी टाइपिंग की जाती है, फिर वह मंत्रिमंडल में पेश किया जाता है, तो लंबा प्रक्रिया हो जाता है। तो कानून का मसौदा तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबा समय लग जाता है उसे लिखना, फिर प्रिंट करना, टाइप करना आदि कार्यों में। तो अगर एआई को ये सारे कार्य सौंप दिया जाए तो काफी कम समय में और आसानी तरीके से एआई का इस दिशा में प्रयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है एआई कानून निर्माताओं को विभिन्न नीति विकल्पों से जुड़े संभावित जोखिमों का आकलन करने में मदद कर सकता है। ठीक है, यानी कि एआई का जो यूज है वह कानून निर्माताओं को विभिन्न नीति विकल्पों से जुड़े जोखिमों का आकलन करने में भी मदद कर सकता है। तो इस प्रकार से एआई का हमने 5 यूज एआई का क्या किस प्रकार से विधि नीति निर्माण में किया जा सकता है, एआई का प्रभाव क्या हो सकता है, इसके हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपको जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग कोशिश करें कि कम से कम 5 पॉइंट्स तो आप लोग जरूर यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास समय हो तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स में आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे एआई का क्या प्रभाव हो सकता है, हमने एआई का 5 पॉजिटिव प्रभाव एक तरह से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, आप इसके निगेटिव प्रभाव भी आप चर्चा कर सकते हैं कि तकनीक के माध्यम से जो मनोवैज्ञानिक, जो लोगों की वास्तविक जो इच्छाएं होती है वह तकनीक के माध्यम से उसे हम जज नहीं कर सकते हैं, और लोगों की जो वास्तविक डिमांड होती है वह कहीं ना कहीं अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा तो नीति निर्माताओं के आंखों से वह ओझल हो जाएगा। तो ये सारे कई सारे डिमेरिट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3-4 पॉइंट के माध्यम से। ठीक है, समय के अनुसार आपको वहां पर काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह के सवाल वहां पर पूछे जाएंगे तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 4 मिनट में आपको आंसर लिखना हो और 4 मिनट का समय सिर्फ आपको इसी में डिसाइड करने में लग जाए कि कौन से पॉइंट हमें इसमें ऐड करना है और क्या हटाएं और क्या क्या इसमें लिखे, कैसे क्या लिखे। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एकमात्र सोर्स है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली शॉर्ट नोट्स के लिए 4 मिनट में एक प्रश्न का उत्तर लिखना, वो भी क्या क्या लिखना है ये सब सोचकर आंसर फॉर्मेटिंग के साथ आंसर लिखना एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और यह सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका हमने पॉइंट देखा, अब इसका निष्कर्ष करते हैं। निष्कर्षतः एआई में मूल्यवान अंतर्दृष्टि, विश्लेषण और स्वचालन उपकरण प्रदान करके विधायी संस्थाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ाने की क्षमता है। इससे विधायी कार्यों में भी पारदर्शिता उत्पन्न होगी। निस्संदेह एआई के माध्यम से विधायी कार्यों में पारदर्शिता उत्पन्न हो सकती है। साइंस एंड टेक का प्रयोग जिस किसी क्षेत्र में किया जाए वहां पर ट्रांसपेरेंसी जरूर उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से पॉजिटिव अंत जो होता है, पॉजिटिव एंड आपको उत्तर का लिखना होगा। ठीक है, तो हमने
हमने AI का यूज जो है एक तरह से विधायी नीति निर्माण प्रक्रिया में उसके प्रभाव को हमने यहाँ पर, उसकी भूमिका को एक तरह से हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक तरह से यूनिक प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस लगातार आंसर राइटिंग का करते रहें और समय समय पर मेरे द्वारा भी कई सारे आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेटिंग होता है उसे डिस्कस किया जाता है। कई सारे मॉडल आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, उन सभी को आप लोग बार बार देखिए, आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करें ताकि एक लेवल जो है आंसर राइटिंग का वो आपके अंदर क्षमता जो है वह डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर को ज्वाइन कर ले, जहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित विभिन्न मटेरियल आपको निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।